आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को लेके बहुत सारे बच्चे में तकलीफ होता है, ठीक से समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, और आज का वीडियो देखने के बाद तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, ये मैं बता सकता हूँ। और इस वीडियो अगर किसी को कुछ नहीं पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, मान लो कि तुमने क्लास 11 में उसने अच्छे से नहीं किया या किसी भी कारण में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है, मतलब मैं इसको 0 लेवल मान के पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, पहले क्या है कि प्रोबेबिलिटी को मैंने बहुत सारे पार्ट में मैं पहले डिवाइड करूँगा, क्योंकि अगर हम लोगों के पास क्लियर आइडिया नहीं आएगा कि क्या क्या इसके अंदर में है, कौन कौन टॉपिक है, तो हम लोग उसको क्लियरली दिमाग में याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, पहले हम लोग को हर एक पार्ट को देखना होगा कि इसके अंदर में क्या क्या पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो, मैं इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया, उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग है उसको दिया इंट्रोडक्शन। यही पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी फील होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो तुम्हारा थर्ड पार्ट है उसको मैंने रखा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, स्पेशली सीबीएसई में तो बहुत पूछा जाता है, कि और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे प्रोबेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को अलग से रखा। और इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ड थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम में एक ई होगा। और जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस हम लोगों को आज का पूरा वीडियो में इतना कुछ कंप्लीट करना है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई जल्दबाजी करके नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वीडियो देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर क्वेश्चन नहीं बना पाए तो, है ना। तो इसलिए हम लोग को ऐसे पढ़ना होगा कि हम लोग क्वेश्चन भी बना पाए और कंसेप्ट भी पूरा ठीक रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट क्या मैंने लिखा था, इंट्रोडक्शन। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन में आ जाता हूँ। देखो, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, तो मैं ज़्यादा थ्योरी में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें कितना थ्योरी आता है उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अगर उसको सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे साम में तब सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो मेरा फंडा ही है, सिंपल है बहुत। तो देखो, पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा और उसके हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी को तुम लोगों को समझा दूँगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू में इसको समझा देता हूँ कि मान लो ये तुम्हारा घर है, मतलब एक कोई भी एक स्टेशन है, तुम जहाँ पर रहते हो, तो ये है तुम्हारा होम। और इधर मतलब ये होम का बस स्टॉप है, तुम जहाँ से बस पकड़ते हो। ठीक है, और इधर से तुम जाओगे स्कूल, मान लो, तो यह है तुम्हारा स्कूल का बस स्टॉप। ठीक है, अभी तुम्हें जाना कहाँ है, स्कूल जाना है। ऐसा तुम मान लो कि तुम बस से जाते हो स्कूल, घर से स्कूल जाते हो बस से। अगर तुम किसी और से भी जाते हो तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मान लो कि तुम बस से ही जाते हो। ठीक है, और अभी देखो, तुम्हारे घर से स्कूल जाने के लिए टोटल 3 बसेस अवेलेबल है। मतलब ऐसे मान लो ये वाला एक बस हो गया, ऐसे और एक बस भी जाते हैं ऐसे, और मान लो और एक बस भी ऐसे जाते हैं। तो टोटल कुल मिला के टोटल 3 बस है जो तुम्हें घर से स्कूल में पहुंचा देगा, है ना। और अभी देखो, टोटल तुम्हारे घर से ना टोटल मतलब बहुत सारे बस डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे। तो ऐसे टोटल बस कितना है, और भी बसेस हैं, ये भी बस जाता है, इधर ऐसे भी जाता है, मान लो इधर भी जाते हैं, और ऐसे
और भी जाते हैं। मैंने टोटल कितना बास ड्रॉ किया इधर, देखो अगर मैं इसको 1 लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, टोटल मैंने 7 बास ड्रॉ किया। 7 बासेस है जो तुम्हारे घर से निकल के किसी और जगह में जाते हैं, मतलब घर का जो बास स्टॉप है उधर से पास होकर जाता है, ठीक है। और ऐसे 3 बास है जो तुम्हें स्कूल ले जाता है, ठीक है। अभी अगर किसी ने तुमको पूछा कि तुमने घर से निकल गए हो, बास स्टॉप में चले गए हो और अभी बास पकड़ लिया, अभी स्कूल में पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर किसी ने तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर तुम कैसे करोगे, उसमें ही तुम प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो सवाल को अच्छे से पढ़ो कि तुम घर से निकल गए, बास स्टॉप में आकर रुके हो और कोई भी एक बास आया और तुमने बास को तुम ले लिया जाने के लिए, ठीक है। और अभी तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हें स्कूल पहुंचने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अभी इसमें क्या करना है, देखो जो प्रोबेबिलिटी का बेस मतलब क्लासिकल डेफिनेशन है वो क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब तुम जो जा रहे स्कूल में पहुंच जाओगे ना, तो उसको मैंने एक इवेंट ले लिया, मान लो है ई। तो तुम्हारा जो स्कूल जाने का जो प्रोबेबिलिटी है स्कूल पहुंचने का, तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये हमेशा के लिए सही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसको इवेंट्स और तुम्हारा आउटकम्स भी बोलते हैं, तो इवेंट्स और आउटकम्स दोनों सही है। आगे में ये भी समझ में आ जाएगा कि आउटकम क्या होता है। अभी देखो तुमको तो घर जाने में घर से स्कूल जाने में 3 बासेस तुम्हारा है, तो ऊपर में बैठेगा 3 जो नंबर ऑफ फेवरेबल बास है, क्योंकि तीनों में अगर तुम जाओगे तभी तुम स्कूल में पहुंच जाओगे। और अगर तुम किसी भी टोटल अगर तुम्हें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है बास में जाने का, टोटल 7 ऑप्शन है, 7, तो नीचे बैठ जाएगा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/7, ठीक है। इतना इजी कंसेप्ट है, यही है प्रोबेबिलिटी। हमेशा ऊपर में बैठेगा जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए फेवरेबल है, और नीचे बैठेगा जितना तुम्हारे पास टोटल ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी इंसिडेंट का यही है तुम्हारा फंडा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को कुछ टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे में, ठीक है। जैसे जो पहला टर्म है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, तुमने कुछ एक किया, जैसे मान लो कि तुमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें कुछ आउटकम आएगा, आइदर हेड या टेल। या तुम फिजिक्स में लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं ना। फिजिक्स का कोई भी तुमने किए हो लैब में तो उसको भी हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन को टॉस करना और फिजिक्स लैब में कुछ करना, दो ही एक्सपेरिमेंट है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है ना, एक जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं तुम्हारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा आइडिया चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा आगे एक्सपेरिमेंट। और एक को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बात तुमने सुन के थक गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है, पहले ही तो जान लो, ठीक है। देखो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स लैब में तुम जो भी प्रैक्टिकल करते हो उसमें अगर तुम सेम कंडीशन रख दिया, जो पहले जब कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो कंडीशन था, कंडीशन को अगर तुम आइडेंटिकल रख दिया और अगर तुम देखना कि तुम्हें 99.99% सेम ही रिजल्ट मिलेगा अगर तुमने कुछ गलती नहीं किया तो, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया, तुमको कुछ रिजल्ट मिला, सभी कंडीशन को तुमने सेम रख दिया, फिर से उस एक्सपेरिमेंट किया तो उसको तुम्हें मैक्सिमम टाइम सेम ही रिजल्ट आएगा, ऑलमोस्ट सेम। तो जब तुम कंडीशन को आइडेंटिकल रख के कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो और रिजल्ट सेम मिलता है तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। ये सिलेबस में हम लोगों का नहीं है अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी का बात ही नहीं होता है ना, तो 100% सेम ही आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। अभी देखो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसमें क्या है कि मान लो तुमने एक कॉइन को टॉस किया तो पहली बार में तुम्हारा हेड आ गया, ठीक है। अभी जब तुम इसको दूसरी बार करोगे पूरा सब सिचुएशन को सेम रख कर, कॉइन भी सेम है, एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर बाकी सब कुछ सेम है, तुम भी सेम हो, जो कंडीशन आइडेंटिकल पहले था सब कुछ कंडीशन को आइडेंटिकल रख के
अगर तुमने फिर से एक्सपेरिमेंट किया बट रिजल्ट सेम नहीं भी आ सकता है बट नहीं भी आ सकता है। सेकेंड बार में हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है ना। मतलब तुमने अगर कंडीशन को आइडेंटिकल रख दिया और उसके बाद तुम्हारा सेम रिजल्ट नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नेक्स्ट सैंपल स्पेस क्या है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज सैंपल स्पेस। देखो ये भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू में समझाऊंगा। मान लो कि तुमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन इज टॉस्ड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट जो तुमने किए हो। रैंडम एक्सपी का मतलब है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी इसमें क्या हो सकता है, दो आउटकम आ सकता है, आइदर हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दोनों को अगर तुमने एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर में मतलब सेट के अंदर में लिख दिया तो उस सेट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। बस इतना ही सिंपल है जितना मैंने बताया। ठीक है, और जो एक एक जो आया ना हेड या टेल, इसको बोलते हैं इवेंट्स। इवेंट्स और आउटकम्स, इवेंट्स और आउटकम्स, बस इतना ही है। बस समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, एक दो एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो तुमने दो डाइस को तुमने रोल किया। ये और एक एग्जाम्पल है। मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने पहले जो दिया था एग्जाम्पल नंबर 1। 2 डाइस आर रोल्ड वंस। ठीक है, दो डाई को एक बार रोल करना जैसा होता है और मतलब एक डाई को दो बार रोल करना सेम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है। देखो इसमें क्या आ सकता है 1,2 1,1 1,2 ऐसे करते करते 1,6। सिमिलरली 2,1 2,2 ऐसे करते करते 2,6। तो ऐसे ऐसे मतलब होता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा 6,1 6,2 6,6। बस यही है। तो देखो जो पहला एक्सपेरिमेंट था इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एन ऑफ एस 2 था। इसमें एन ऑफ एस क्या आएगा, देखो एक एक के लिए 6 करके आ रहा है ना, टोटल 36 आएगा। ठीक है, अभी देखो अगर तुमको कोई किसी ने पूछ लिया कि अगर मान लो कि तुमने एक डाई को 3 बार रोल कर दिया या 3 डाई रोल्ड वंस तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो लिख के तो मतलब थक जाओगे ना। तो इसके लिए क्या फार्मूला क्या है, तो मैं लिख देता हूँ कि मान लो 3 डाइस आर रोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा ना, देखो अगर तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपी का मतलब है एक्सपेरिमेंट, टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर, तो क्या आएगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन एक्सपेरिमेंट क्या होता है 6, क्योंकि एक बार तुमने एक डाई को रोल किया तो क्या आएगा 6 आएगा ना, मतलब 6 पॉसिबिलिटी आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स तुमने कितना बार कर रहे हो 3 बार, तो 6 टू दी पावर 3 मतलब 216। देखो ये फॉर्मूला इधर भी काम करता है। अगर इसको हम लोग किया था तो क्या हो सकता है 6 स्क्वायर मतलब 36। अगर इधर करते तो क्या होता, एक बार अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितना आउटकम आ सकता है 2, तो 2 टू दी पावर एक बार किया मतलब 1। अगर तुम 2 बार करते तो क्या होता, अगर मान लो कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका जो मतलब होता है और 1 कॉइन, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज होता है तो इसलिए मैं इज टॉस्ड ट्वाइस, दोनों का मतलब सेम है। तो इसमें क्या आएगा, ये अलग एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो क्या आएगा, इसमें तुम्हारा सैंपल स्पेस जो होगा आइदर हेड हेड या तो हेड टेल या तो टेल हेड या तो टेल टेल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 टू दी पावर 2 मतलब 4। बात समझ में आया, क्योंकि एक बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम आ सकता है, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम, मतलब तुमने 2 बार टॉस किया। ठीक है, तो ऐसे बात बनते हैं। तो आई थिंक तुम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं है। चलो अभी आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट मतलब टर्म्स में, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको हम लोगों को जानना है। जैसे मान लो कि तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसमें क्या होगा, देखो जैसे मान लो कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोगों को समझ में नहीं आए, मतलब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तुम लोगों को समझ में नहीं आए, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 0। अभी मैं थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुमने एक डाई को रोल कर लिया और तुमने पूछ रहा हो कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ गेटिंग 7, ये तो नहीं हो सकता ना, तो 0। सिमिलरली मैं पढ़ाने के बाद तुम लोगों को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका आंसर है 0। तो आई थिंक समझ में आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स, क्या होगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी इतना बड़ा लंबा वर्ड बार बार नहीं लिख सकता, तो PROB कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स क्या होगा इसका आंसर, देखो मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मैंने पढ़ा दिया और तुम लोगों को समझ में आएगा ही, 100% इसका प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब P ऑफ श्योर इवेंट्स इक्वल टू 1, मतलब 100% भी है, 1 और 100% सेम होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब मैं पढ़ाऊँगा तो तुम लोगों को समझ में आएगा, या 100% कन्फर्म है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। अब थोड़ा सा अलग तरीके के एग्जाम्पल में आते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुमको मैंने पूछा कि एक डाई को तुमने रोल किया, तो इसमें 1 से 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 to 6, ठीक है, मतलब 1 to 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई भी नंबर आ सकता है, तो आएगा ना, इधर 1 आएगा, 2 आएगा, तो 100% होगा ना, तो इसका भी आंसर होगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है। ऐसे अगर किसी ने और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, कि मान लो कि ऐसे पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल, तो 100% होगा ना कि आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हेड आ गया और आधा टेल आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, और कुछ नहीं आया ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब हमेशा आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसका भी है श्योर इवेंट, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गया। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल इवेंट्स, पहले तो समझना है कि म्यूचुअल इवेंट होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को अगर मैं फॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, मान लो कि तुमने एक कॉइन को टॉस किया, तो आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा, कंफर्म है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हेड आया कि आधा टेल आया। इसका मतलब है कि अगर कोई भी दोनों इंसिडेंट है ए एंड बी, और जो एक आएगा तो दूसरे को आना नहीं देगा, बस इतना ही कंफर्म मान लो। अगर एक इंसिडेंट आ गया, मतलब एक इवेंट अगर हो गया, तो दूसरा इवेंट को नहीं होने देगा। अगर तुमने एक कॉइन को टॉस कर दिया और हेड आ गया तो टेल को आने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, पी ऑफ हेड इंटरसेक्शन टी क्या होगा, 0। इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं रह सकता, ठीक है। स्टेट में तो तुम लोग पढ़े हो ना इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन पर्सन तो कभी भी नहीं हो सकता दोनों में, तो इसका प्रोबेबिलिटी आने का चांसेस क्या होगा, 0। बहुत सिंपल है। तो मतलब तुम फॉर्मली ऐसा समझ सकते हो कि ए एंड बी दो इवेंट को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बस इतना ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मान लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट फंडा तो यही है। क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मान लो मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करने के लिए। तुम मतलब मान लो कि दो दोस्त ऐसे बैठे हैं, एक है ए और एक है बी, और मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो और दोनों अलग अलग से कर रहे हैं, मतलब कोई किसी का हेल्प नहीं ले रहा है। आइडियली ऐसा होता नहीं है, बट आइडियली मान लो, ठीक है। तो ए का जो चांसेस है सॉल्व करने का, उसका जो प्रोबेबिलिटी है बी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि ए का दिमाग अलग है, ए का नॉलेज अलग है, बी का भी नॉलेज अलग है, दिमाग अलग है। तो मतलब दोनों अपने हिसाब से सॉल्व करेगा ना, तो किसी का होगा या किसी का नहीं होगा, या दोनों का भी हो सकता है, बट जिसका सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है कि इसमें दोनों इवेंट को हम लोग ऐसे सिचुएशन में दोनों इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट,
ठीक है, दोनों इवेंट को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब इसका मतलब कंडीशन क्या है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका इंटरसेक्शन जो होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसका आंसर आएगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में तो आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें से सबसे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ए वाला और दूसरा है सेकंड वाला। ये आगे मतलब काम में आएगा, ठीक है, और बेसिक नॉलेज से सभी को काम में आना है आगे में। अच्छा नेक्स्ट देखो कम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मान लो कि तुमने एक डाई को रोल किया, तो इसमें क्या क्या आ सकता है सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अभी तुम लोग बताओ, अगर मान लो कि 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, पी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 क्या होगा 1/6। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 है और नंबर ऑफ फेवरेबल तुम चाहते हो 1, तो 1/6। अभी बोलो 1 ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो कि 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं ए से लिख रहा हूँ, उसको एक इवेंट नाम दिया ए, तो क्या हो जाएगा 1 ना आने का प्रोबेबिलिटी ए बार, मतलब क्या होगा कोई भी नंबर आ सकता है 2 3 4 5 6, तो 1 - 1/6, तो आंसर आ जाएगा 5/6। बस तो किसी भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है 1 माइनस है। अगर मैं वैन डायग्राम से आऊँ तो देखने में कैसा होगा, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि तुम्हारा ए है यूनिवर्सल सेट एस और इसके अंदर में एक तुम्हारा इवेंट है ए, ठीक है। अभी देखो ए मतलब कम्प्लीमेंट्री मतलब कौन सा जगह है, पूरा जगह ए है ना, पूरा जगह कम्प्लीमेंट्री का मतलब। तो ए कम्प्लीमेंट्री को हम लोग ए बार से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं और ए सी से भी लिखते हैं, सब कुछ राइट है। और इक्वल टू क्या होगा, इसको ए से ना लिख के यू लिखो, इसको यूनिवर्सल सेट यू लिखते हैं हम लोग, तो यू माइनस ए होगा। अभी पी ऑफ ए बार क्या होगा, पी ऑफ यू माइनस पी ऑफ ए, तो इधर से क्या आ जाएगा, पी ऑफ यू होता है 1, यूनिवर्सल का तो 1 ही होगा ना, पूरा उसके अंदर में ही है सब कुछ, और माइनस पी ऑफ ए। बस तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, अगर मान लो कि 2 इवेंट्स हैं, इसका फॉर्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 इवेंट्स मान लो ऐसे हैं, एक है ए और एक है बी, तो ये बीच वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी हिसाब से इसमें पी लगा दो, बस प्रूफ तो हम लोगों को करना नहीं है, तो जस्ट फार्मूला को याद रखना है, क्योंकि इसको आगे अप्लाई करना भी पड़ सकता है। तो पी ऑफ पढ़ेगा नॉट पढ़ सकता है, तो पे इंटरसेक्शन बी, तो आ गया इसका आंसर, ठीक है। ए वाला फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जानना चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। मान लो कि तुमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें जितना प्रोबेबिलिटी है हेड आने का, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी सेम है ना, तो अगर दोनों का आने का चांसेस सेम हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, तो दोनों इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 होगा ऐसा कोई बात नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो तुमने एक डाई को रोल किया, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे कुछ भी नंबर आ सकता है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, ऐसे 6 आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी सेम है ना, तो ये सारा इवेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है। बस इतना ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम्हारा है क्या बोलते हैं उसको, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। यही लास्ट है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, देखो कि मान लो तुमने एक डाई को रोल किया, तो इसमें 6 आउटकम आ सकता है, तो पी ऑफ 1 क्या होगा 1/6, अभी तो मैंने बताया। तो ऐसे पी ऑफ 2 भी 1/6, ऐसे सभी होगा 1/6। अभी देखो अगर तुम 1 को एक इवेंट मान लिया E1, अगर 2 को एक इवेंट मान लिया E2, ऐसे करते करते 6 को एक इवेंट मान लिया E6, बीच में भी इवेंट्स है E3 E4 E5, जो 2 3 4 5 है। अगर तुम सभी का प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो पूरा सैम्पल स्पेस आएगा ना, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4
यूनियन E5 यूनियन E6 इक्वल टू क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस S। ठीक है, अभी इसका प्रोबेबिलिटी को भी ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अगर ऐसा होता है कि सभी इवेंट्स को अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड करके तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाता है, तो हम लोग इस इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, बस बात इतना ही सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आगे में तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव लगेगा नहीं, बट मैंने जस्ट उसका आइडिया बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, तीनों इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो पहला वाला पार्ट मैंने लिखा था इसको मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया। हाँ, मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेसिक्स था, तो जिनको नहीं आता है उनको रिवाइज हो जाएगा, सॉरी जिनको नहीं आता है उसको तो समझ में आ जाएगा, और जिसको आता है वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं और एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर ये MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया तो इसलिए ये तुम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, ऑड्स ऑफ एन इवेंट। ये क्या होता है ऑड्स ऑफ एन इवेंट? तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि मान लो कि लेट देयर बी एम आउटकम्स। ठीक है, किसी एक इवेंट का एट मतलब एम नंबर ऑफ आउटकम्स है, एम आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट, फेवरेबल टू एन इवेंट। ओके, तो और इवेंट का एक मतलब डिनोट करना चाहिए इवेंट लेट ई। ठीक है, तो एम है इसका फेवरेबल आउटकम और एन है इसका तुम्हारा अनफेवरेबल आउटकम्स। सो एन आउटकम्स अनफेवरेबल टू ई। अभी देखो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो टर्म है, अगर ये दिया रहेगा एग्जाम में, दो देन ऑड्स ऑड इन फेवर, ठीक है, ऑफ ई। इसका आंसर होता है ऑड इन फेवर ऑफ ई एम बाई एन, और रेशियो में भी दिया रह सकता है एम इज टू एन। और एक टर्म होता है कि ऑड एगेंस्ट ऑफ ई, इसका आंसर क्या होगा एन बाई एम, और इसका रेशियो क्या होगा एन इज टू एम। ठीक है, तो अगर एक चीज़ एग्जाम में दिया रहेगा लैंग्वेज में मतलब क्वेश्चन में, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, पी ऑफ ई क्या होगा इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो अगर मान लो ए वाला लैंग्वेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ऑड इन फेवर ऑफ ई एम इज टू एन, रेशियो में दिया रहेगा जनरली, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, अगर पहला वाला ये दिया है तो हो जाएगा एम बाई एम प्लस एन। अगर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट, तब आंसर क्या आएगा इधर से पी ऑफ ई, जो सेकंड वाला है वो पहले आएगा, मतलब इसमें एन इज टू एम है ना। अच्छा, इसमें रेशियो में तुम्हारा एन इज टू एम है, मतलब रेशियो को मैंने चेंज कर दिया। अगर मान लो ये अगर एम इज टू एन दिया रहता तो आंसर होता एन बाई एम प्लस एन, बस इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ऑड्स इन फेवर होगा तो होगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एम बाई एम प्लस एन, और अगर ये रेशियो ऑड्स एगेंस्ट में एम इज टू एन में रहता है तो इसका आंसर होगा एन बाई एम प्लस एन, बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इधर से क्लास 12 का मेन पार्ट चालू होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो बेसिक्स के अंदर में ही था। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग को पहले जानना होगा पी ऑफ ए बाई बी और ए स्लैश बी, इसका मतलब क्या होता है। इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। ठीक है, इसमें नीचे पी ऑफ बी है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी देखो इसका मीनिंग क्या है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो गया है, उसके बाद ए होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब एक कंडीशन में है जो नीचे में बैठा है ना, बाई में जो नीचे है ए बाई बी जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो वाला इवेंट हो गया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, probability of occurrence
ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन, जो मैंने बताया, अंडर द कंडीशन बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट, अभी अगर मैं तुम लोग को पूछूं कि पी ऑफ बी बाई ए क्या होगा, इसका फार्मूला तो होगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जिसका मतलब भी है ये दोनों सेम है, होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, जो नीचे है वो डिवाइड में होगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बी अंडर द कंडीशन व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ए हो गया है उसके बाद बी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी MCQ, ठीक है, 300 इजी MCQ है, 200 डिफिकल्ट MSQ है। देखो MCQ मतलब एक ही आंसर होगा और MSQ का मतलब एक से ज़्यादा आंसर होगा, मतलब दो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो 300 इजी MSQ है, सॉरी मैंने दोनों ही MSQ लिखा है, मैंने गलती से MCQ पढ़ दिया, तो मतलब दोनों का ही आंसर एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो टाइप्स है। तो 300 इजी MCQ और 200 डिफिकल्ट MSQ, फिर से मैं MCQ बोल रहा हूँ, सॉरी MSQ, 300 इजी MSQ और 200 डिफिकल्ट MSQ, और उसके बाद 500 इजी MCQ और 400 डिफिकल्ट MCQ। मतलब मैं अगर इसको लिख लिया तो देखो जो MSQ है इसके अंदर में दो टाइप है, एक है इजी, ई फॉर इजी और डी फॉर डिफिकल्ट। इजी कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इजी MSQ 300, और जो डिफिकल्ट है वो कितना है तुम्हारा 200, ठीक है। सिमिलरली जो MCQ है इसका भी दो पार्ट है, एक है इजी है तुम्हारा 500 और एक है डिफिकल्ट, डी फॉर डिफिकल्ट 400, ठीक है। तो ये जो डेटा है एक क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इसको मैंने स्मॉल वर्जन में लिख लिया थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। अच्छा, और देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या पूछा, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक से एक ही क्वेश्चन को तुमको रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन बट गिवन दैट इट इज ए MCQ, गिवन दैट इट इज ए MCQ, मतलब जो क्वेश्चन को MCQ होना है और MCQ से इजी क्वेश्चन को आना है। मतलब क्या है कि जो गिवन दैट में लिखा होगा ना वो कंडीशन में बैठा है, मतलब वो ऑलरेडी हो गया। तुमने जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया उसको MCQ होना ही है, वो ऑलरेडी हो गया, एग्जामिनर ने बता दिया, उसके बाद पूछ रहा है कि वो इजी होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले तो दोनों इंसिडेंट को हम लोग को डिफाइन करना होगा एग्जाम में, कि जैसे मान लो कि लेट A इक्वल्स टू, या तो A बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए इजी क्वेश्चन, ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट और एक इवेंट लेना है जो गिवन में लिखा है MCQ, सो बी है इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग ए MCQ, क्लियर। तो अभी इसके जो मैंने डिनोटेशन, मतलब जो मैंने नोटेशन यूज़ किया, इसके हिसाब से एग्जामिनर ने क्या पूछा मुझे, P ऑफ A बाई B, क्योंकि B क्या है, B है जो इवेंट जो ऑलरेडी हो गया है, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी MCQ तुमने सिलेक्ट कर लिया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया, तो इसको कंडीशन में डालेंगे ना, तो इसलिए नीचे होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B, ठीक है। अभी देखो जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B है ना, ये क्या है, A मतलब क्या है इजी क्वेश्चन और P मतलब MCQ, मतलब इजी होना होगा एंड MCQ होना होगा, मतलब दोनों का कॉमन होना होगा। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट होना होगा, इजी भी होना होगा और MCQ भी होना होगा। ऐसा कितना क्वेश्चन है, इजी प्लस MCQ, देखो इधर ए वाला इजी प्लस MCQ ए 500, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ A इंटरसेक्शन B
बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इसमें क्या होगा एन ऑफ बी बाई एन ऑफ एस टोटल क्वेश्चन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें इजी एमसीक्यू कितना है 500, टोटल क्वेश्चन कितना होगा 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, ये चारों को ऐड कर दो तो 5 4 900 प्लस 2 1100 प्लस 300 मतलब 1400, और डिवाइडेड बाई एन ऑफ बी क्या होगा, बी क्या, मैं बी को मैंने क्या लिया, सिलेक्टिंग एन एमसीक्यू क्वेश्चन, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कितना है, अच्छा मैंने नहीं ठीक है, तो टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, कितना है टोटल 500 प्लस 400 मतलब 900 आउट ऑफ 1400, तो 1400 चला जाएगा, ये 2 जीरो भी चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है कंसेप्चुअली, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, और बहुत सारा चीज़ पूछा हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग एक एक करके निकालेंगे। मैं अभी जो क्वेश्चन करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सेकंड बात यही है कि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है जो मैंने अभी दे दिया क्वेश्चन में, मतलब कंसेप्ट को ध्यान दो, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को बनाता हूँ। इसमें क्या पूछा, पी ऑफ ए यूनियन बी, इसका तो बहुत सीधा फॉर्मूला है, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं इसको बैठा दिया तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, तो एलसीएम तो 20 नहीं होगा 60 होगा, सो 20 प्लस 15 माइनस 12, तो 23/60। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, पी ऑफ ए बाई बी बार, हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन असली स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पहले, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार बाई पी ऑफ बी बार। देखो कंप्लीमेंट्री फंक्शन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे वाला जो इसको तो हम लोग आसानी से लिख देंगे पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ बी। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो ऊपर में बैठा है इसको लेकर, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जल्दी जल्दी करने के लिए एग्जाम में साइड में एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लेना, ठीक है, वो बहुत आसानी से आंसर दे देगा। कैसे, देखो मान लो 2 सेट है ऐसे, एक गोल क्यों नहीं बना, देखो ए वाला एक और ए वाला एक, 2, मान लो ए वाला है ए और ए वाला है बी। तो क्या पूछा, ए इंटरसेक्शन बी बार, अच्छे से देखो ध्यान से देखो इधर, ए मतलब कौन सा है, ए वाला पूरा, इसके साथ बी का इंटरसेक्शन, बी का कॉम्प्लीमेंट्री, बी बार मतलब क्या है, या बी डैश मतलब क्या है, बी को छोड़ के बाकी पूरा, मतलब ये वाला पूरा, बी को छोड़ के ना, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, देखो ये जो बाकी वाला जो ए का पार्ट है ना, यही होगा आंसर। ये दोनों में तो इंटरसेक्शन तो कॉमन तो यही है ना, देखो ये वाला। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि पूरा पी ऑफ ए जो है, देखो अच्छे से, पूरा जो पी ऑफ ए है उधर से अगर मैं इंटरसेक्शन को निकाल दूँ तो क्या वही आएगा ना, पी ऑफ ए माइनस पी, ए वाला क्या है, पी ऑफ ए, सॉरी ए वाला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो वाला पार्ट वही तो प्रोबेबिलिटी देगा ना, तो उसको माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली तो ही आ जाएगा ब्लैक वाला पोर्सन। तो इसलिए इसको ऐसे करना है। इसके बाद देखो पी ऑफ ए तो क्वेश्चन में गिवन है 1/3, इंटरसेक्शन भी दिया है 1/5, और 1 माइनस पी ऑफ बी क्या होगा, पी ऑफ बी है 1/4, तो ऊपर में एलसीएम करोगे तो आ जाएगा 2/15, करके देख लो, और नीचे क्या आएगा 3/4। तो अभी देखो कोई कुछ नहीं काट सकता, मतलब 8/45 मेरे हिसाब से तो यही आंसर है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जैक्टली उल्टा पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, बी बाई ए बार, तो ये तो तुम लोगों को आना चाहिए अपने आप से, पी ऑफ बी बाई ए बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार बाई पी ऑफ ए बार। तो इसके हिसाब से क्या होगा, देखो मैंने तो कंसेप्ट दिखा दिया, पी पहले वाला जो था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, उसको हम लोग क्या लिखे, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिखा। तो
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए। जिसको समझ में नहीं आया वो वेन डायग्राम बना के देख लो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब सेकंड वाला को। तो अभी देखो इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू बैठा दो। तो पी ऑफ बी क्या है, पी ऑफ बी है 1/4 और पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या है 1/5 और डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ है, मतलब 1 माइनस 1/3। तो एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा 1/20 और नीचे क्या आएगा 2/3। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3/40। आना तो यही चाहिए, क्योंकि इसमें एलसीएम तो 20 हो रहा है, 1/4 माइनस 1/5, तो ऊपर में आ जाएगा 1/20 और नीचे आएगा 2/3। तो 3 और 2 इंटू 20, हाँ मतलब मैंने जो किया सही है। अभी नंबर 4 देखो, इसमें नंबर 4 में क्या पूछा था, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ ए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 4 को मैं इधर ही कर देता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन नहीं है ना, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार को। एक्चुअली जो मैंने सवाल देना मतलब मैंने दिया था वो होना चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बार नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था पी ऑफ ए बार बाई बी बार होना चाहिए था। थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने गलत कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा ठीक कर लो, ए बार बाई बी बार, ठीक है, तभी क्वेश्चन में असली मज़ा आएगा। देखो तो इधर से क्या आ जाएगा, अच्छा मैं इसको इधर ही कर रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। तो क्या होगा पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार बाई पी ऑफ बी बार। अभी देखो जो वेन डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे ना, ए और बी ऐसे, मान लो ए है और ये है तुम्हारा बी, तो जो पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार है ना, वो क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको आना चाहिए। वेन डायग्राम से देख लो, जो बाहर वाला पार्ट है मतलब ये बाहर वाला पार्ट, ए वाला पूरा पार्ट होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो उसका मतलब ये होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ बी। अभी इसमें डेटा भर दो क्योंकि सभी तो मुझे पता है ना, 1 माइनस 23/60 और ये होगा 1 माइनस 1/4। तो अल्टीमेटली एलसीएम कर दो तो इधर से आ जाएगा 60 माइनस 23 करोगे तो कितना आएगा 37 आई थिंक बाई 60, और इसमें आएगा 4/3। तो 4 कटेगा 15 से, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 37/45। बस यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस जगह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, मुझे जल्दी जल्दी करना है और तुम लोगों को रिवाइज भी करना है घर में, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहता हूँ। देखो नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने पहले बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक है। अभी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को 2 ही चीज़ याद रखना है इसमें। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है मान लो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में। और अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 0, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी होगा 0 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, और इंडिपेंडेंट होगा, ये है इंडिपेंडेंट और ये है तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। बस समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला, ए वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली। इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट पी ऑफ ए दे दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ बी बार, बट दोनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन में निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या है, इसका इंटरसेक्शन 0 होगा। तो हम लोग पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाए थे पहले, तो क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। बहुत आसान सवाल है, बट ओनली तुम लोगों को जानना है कि इसमें कंडीशन में क्या होता है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो अच्छा पी ऑफ ए तो क्वेश्चन में गिवन है, उसको 0.3 बैठा दो। अच्छा लेफ्ट में पी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, तो 0.3
पी ऑफ बी मुझे पता नहीं है, वही पता करना है। और पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बहुत आसान सवाल है। तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 0.4 माइनस 0.3 मतलब 0.1। ठीक है, बात खत्म। तो नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो क्या होता, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। पी ऑफ ए वाला सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट का, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो इसको लिखना है एक लाइन, और उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को लिखना होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोगों को पता है कि 0.4 दिया हुआ है। पी ऑफ ए क्या है, 0.3। पी ऑफ बी क्या है, इसको एक काम कर, इधर से कॉमन ले लो दोनों में से, मतलब इसको इधर से, तो अंदर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। ठीक है, तो 0.3 प्लस पी ऑफ बी, और 1 माइनस पी ऑफ ए क्या होगा, 1 माइनस 0. क्या था इसका वैल्यू, 0.3। क्लियर। तो अभी देखो 0.4 माइनस 0.3 इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू 1 माइनस 0.3 करोगे तो 0.7 आएगा। क्लियर। तो इधर से पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, 0.1 बाई 0.7, पॉइंट हट जाएगा तो 1/7। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/7। बहुत ही अच्छा सवाल है कंसेप्चुअली, ऐसा सवाल एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। ये वाला लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको ध्यान देना है कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में दिया है to find the probability that the problem is solved, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दोनों अलग अलग स्टूडेंट को दिया हुआ है जिसका नाम है ए एंड बी, और दोनों का करने का जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब ठीक सही सवाल सही क्वेश्चन बनाने का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/2 and 1/3। अगर दोनों एक साथ में सॉल्व करने चालू कर देता है इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों एक दूसरे का हेल्प नहीं लेता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और सेकंड में पूछा है कि एग्जैक्टली एक जन सॉल्व कर पाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब क्या है कि 3 केस हो सकता है। आइदर ए ने सॉल्व किया, बी नहीं कर पाया, या तो बी कर लिया, ए नहीं कर पाया, या तो दोनों ही सॉल्व कर लिया। ये तीनों ही तो हो सकता है ना। मतलब अगर तुम कायदे से बोलोगे तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली ये यूनियन है। अगर तुम अच्छे से देखो कि क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये यूनियन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा है इसका मतलब ये है कि यूनियन पूछा, कि इसमें क्या है, सॉरी यूनियन नहीं है, सॉरी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वही होगा। मतलब मान लो कि ए ने सॉल्व कर पाया बट बी ने नहीं कर पाया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बार, प्लस बी ने कर पाया बट ए नहीं कर पाया, तो बी इंटरसेक्शन ए बार का मतलब नहीं कर पाया। ठीक है, बार बोलो या डैश बोलो दोनों सेम होता है, और प्लस दोनों ही कर लिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ये 3 केस ही तो हो सकता है ना। अब इसको देखो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको खोल कर लिख सकते हैं ना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ओके, अभी देखो पी ऑफ ए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ए का हाफ, और बी का होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ना होने का क्या होगा 1 माइनस 1/3, प्लस बी का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, ए का ना होने का 1 माइनस हाफ, और दोनों का होने का 1/2 इंटू 1/3। इसको अभी थोड़ा सा खोल दो, मतलब 1/2 इंटू इसका एलसीएम करोगे तो आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/3। देखो इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं करना है क्योंकि सभी का एलसीएम सेम आएगा, तब 6, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 मतलब आ जाएगा 4/6। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने का प्रोबेबिलिटी है 2/3। बहुत ही एक आसान सवाल था और इम्पॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है,
एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि आइदर ए ने किया बट बी ने नहीं कर पाया, ठीक है, या तो बी ने किया बट ए नहीं कर पाया। ये दोनों छोड़ के तो कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए बार। क्लियर। अभी देखो पी ऑफ ए क्या है, आई थिंक 1/3 है, सॉरी 1/2 है ना, ए क्या है 1/2 और बी क्या है 1/3। मुझे याद रखने में बहुत तकलीफ होता है। तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 1 माइनस हाफ। अच्छा, इसका जो कैलकुलेशन है मैं इसको इधर कर देता हूँ। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू हाफ। तो फिर से एलसीएम तो 6 ही होगा, और इधर 2 प्लस 1 3, 3/6 मतलब हाफ। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल था। बट अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया, मैंने उसको गलती से यूनियन बता दिया। मैं जो बोलना चाह रहा था तब, बट मैंने कुछ अलग बोल दिया था। जो मैंने किया है तो सही है, ये वाला स्टेप प्रोसेस। इसके साथ और एक प्रोसेस भी कर सकता था। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो इसका मतलब जो इसका जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है ना, प्रॉब्लम सॉल्व होने का जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब ए और बी दोनों ने नहीं कर पाया, मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ये बार नहीं है, डैश है, बट बोलने के टाइम में बार बोल रहा हूँ, बार ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बट वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें करने में। तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश क्या होगा, देखो 1 माइनस हाफ, और बी डैश क्या होगा 1 माइनस 1/3। अच्छा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अभी देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस हाफ इंटू 2/3, ठीक है, हाफ इंटू 2/3, तो 2 चला जाएगा, तो 1 माइनस 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। देखो दोनों सेम आंसर दिया ना, इधर भी देखो इधर भी देखो। बट ए वाला मेथड क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा, ठीक है। बट तुम लोगों को जो आसान लगे तुम वही करो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तुमको जो अच्छा लगे तुम वही करो। क्वेश्चन करना मतलब आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए इसमें क्या पूछा, ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it are 1/3, 2/7 and 3/8. What is the probability that the problem will be solved? सेम तरीके से करेंगे हम लोग इसको, जो मैंने कंसेप्ट अभी दिखाया ना सेकंड में, इसमें इसको अप्लाई करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम ना होने का सॉल्व ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसको निकालेंगे और उसको 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। तीनों ने नहीं कर पाया इसलिए बार लगा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ना और दे रहा हूँ डैश, तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं बार ही देता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा इसमें, 1 माइनस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार, ठीक है। अभी देखो 1 माइनस पी ऑफ ए बार क्या होगा 1 माइनस 1/3, क्योंकि ए का ना करने का चांस, सॉल्व नहीं कर पाने का चांस, प्रोबेबिलिटी। बी का क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ बी क्वेश्चन में दिया है 2/7, और ये क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ सी मतलब 3/8। तो 1 माइनस इसमें क्या आएगा 2/3, इसमें क्या आएगा 5/7 और इसमें क्या आएगा 5/8। तो थोड़ा सा इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, हाँ कुछ भी कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसको एलसीएम ही कर दो। तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एलसीएम देखो इसका क्या आ रहा है एलसीएम, आई थिंक 3 × 7 × 8, क्योंकि इसमें तो कुछ छोटा तो नहीं हो रहा है, इसमें तो कुछ भी छोटा नहीं हो रहा है। तो 8 × 7 मतलब 56, कुछ भी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है ना, नहीं है। तो 56 × 3 मतलब 168 आई थिंक। तो 1
168, तो इधर आएगा 168 माइनस 25 इंटू 2 दैट मीन्स 50, सो इधर से बच जाएगा 118 बाई 168। अभी ऐसे 2 से तो कैंसिल होगा, मुझे देख के लग रहा है, तो 2 से अगर कैंसिल होगा तो नीचे ऊपर में आएगा 5, 9 और नीचे आएगा 84, तो आंसर क्या आ जाएगा 59/84। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये शायद CBSE का PYQ भी है, प्रीवियस ईयर में आया भी है। ठीक है, चलो मैंने और एक मॉड्यूल भी कंप्लीट कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल अभी बचा हुआ है, एक है बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन और लास्ट वाला मॉड्यूल है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी के लिए तो जो भी मैंने पढ़ा है इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए तुम लोगों को। और मैं इस वीडियो को इस तरीके से अरेंज किया है कि जो लोग तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसको अगर देखोगे पूरा वीडियो को तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिवीजन बन जाएगा और तुम एग्ज़ाम में बिल्कुल कर पाओगे, ये एकदम 100% गारंटेड है। ठीक है, बट मैं कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोग का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। जो लोग पहले से पढ़े हो उनके लिए तो ये रिवीजन जैसा काम करेगा, और जो लोग अभी तक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है और या तो हो सकता है कभी भी देखे भी नहीं हो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट भी नहीं की हो, तो अगर मेरा वीडियो तुम स्टार्टिंग से देखोगे, मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, खाली तुम लोगों को करना क्या है, बहुत अच्छे से देखना है इसको कंसंट्रेशन देकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बेस थ्योरम का क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो हम लोग ज़्यादा थ्योरम में नहीं जाएंगे, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में हम लोग समझ लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी जगह में ऐसा नहीं पूछेगा कि बेस थ्योरम को बताओ क्या है। तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देयर आर 3 बैग्स कंटेनिंग, 3 बैग है कंटेनिंग 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, मतलब एक बैग में 3 वाइट एंड 2 ब्लैक है, दूसरे में 2 वाइट एंड 3 ब्लैक है, और थर्ड वाला में 1 ब्लैक और 4 वाइट बॉल्स है। ठीक है, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बैग बीइंग चूजन, मतलब तुम अगर किसी भी एक बैग को उठाओगे, मतलब चूज करोगे, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, मतलब तीनों का ही प्रोबेबिलिटी होगा 1/3, 1/3, 1/3, किसी भी एक बैग को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम, तुमने किसी भी एक बैग को चूज किया, उधर से एक बॉल को उठाया रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। पहले इस सवाल को करो, उसके बाद सेकंड सवाल को देखेंगे, अभी सेकंड सवाल देखने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो पहले देखो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं बहुत ही धीरे धीरे करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व, तो तुम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो तीनों बैग को हम लोग अलग अलग तरीके से चूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग इवेंट से डिनोट करेंगे एग्जाम के लिए। तो लेट E1, E2, E3 be the events of choosing the first, second and third बैग रेस्पेक्टिवली। पहले इसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो फुल मार्क्स ले आने के लिए सब कुछ कन्वेंशनली लिखना है। तो अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है कि तीनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है चूज़ करने का, तो P ऑफ E1 इक्वल्स टू P ऑफ E2 इक्वल्स टू P ऑफ E3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अभी देखो इसका मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ तुम लोगों को ईजी समझने के लिए। मान लो कि 3 ऐसे बैग है, ए वाला एक है बैग है, और एक दूसरा बैग है, और एक थर्ड बैग है। ठीक है, ये है बैग 1 मतलब B1, ये है B2 और ये है B3। बैग 1 में देखो इसमें तुम्हारा 3 वाइट एंड 2 ब्लैक है ना, 3 वाइट एंड 2 ब्लैक, सो 3W प्लस 2 ब्लैक। सेकेंड बैग में 2 वाइट एंड 3 ब्लैक, 2 वाइट प्लस 3 ब्लैक। और थर्ड बैग में 1 ब्लैक 4 वाइट मतलब 4 वाइट प्लस 1 ब्लैक। ठीक है, अभी तुम्हें क्या पूछा गया
कि अगर तुमने वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। तुमने 3 बैग में से एक बॉल को तुमने रैंडमली उठा लिया और वो व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो अच्छे से सोचो तुम लोग, अगर तुम किसी भी बॉल को उठाओगे ना इधर से, तो पहले तुम लोग को एक काम करना होगा, किसी भी एक बैग में हाथ डालना होगा। एक साथ में तुम तो 2 बैग में नहीं हाथ डाल सकते, है ना। तो मतलब पहले तुम लोग को एक बैग को सिलेक्ट करना होगा और उसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो पी ऑफ E1, पी ऑफ E2, पी ऑफ E3। मतलब अगर मैं मान लिया कि लेट E be the event, let E be the event of event that a white ball is drawn, ठीक है। तो अभी देखो व्हाइट बॉल ड्रॉ करने का हम लोगों के पास 3 ऑप्शन है। हम लोग बैग 1 को चूज किया, उधर से उठाया व्हाइट बॉल, या तो बैग 2 को चूज किया, उधर से उठाया व्हाइट बॉल, या तो बैग 3 को। देखो जब हम बोल रहे हैं ना, मतलब बोलने के टाइम, तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि या तो, मतलब आइदर या और, ऐसा कुछ आ रहा है ना लैंग्वेज में। जब भी और का बात आ जाता है तभी प्लस होगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास और एक ऑप्शन खुल रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल इक्वल्स टू पी ऑफ ई। पहले मैंने बैग 1 को चूज़ किया, मतलब पी ऑफ E1। अभी उधर से हम लोग व्हाइट बॉल उठाया, मतलब पी ऑफ E बाई E1। E बाई E1 का मतलब क्या है, जब हम लोग बैग 1 को चूज़ किया तो व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्लस अभी मैं बैग 2 को उठाऊंगा और वहाँ से उठाऊंगा तुम्हारा व्हाइट बॉल को, मतलब E बाई E2, प्लस पी ऑफ E3। बैग 3 को चूज़ किया और उधर से उठाया व्हाइट बॉल। तीनों ही तो ऑप्शन था ना मेरे पास, और तो बैग नहीं है। अभी बैग 1 का क्या है, 1/3 इंटू बैग 1 में टोटल व्हाइट बॉल कितना है, 3 है, और टोटल बॉल है 5, मतलब 3/5, प्लस इसका भी तो 1/3 है पी ऑफ E2। और बैग 2 में व्हाइट बॉल कितना है, 2, तो टोटल बॉल कितना है 5, तो 2/5 व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। इसका भी 1/3, इसमें व्हाइट बॉल कितना है 4, तो 4/5, टोटल बॉल 5 ही है। अभी एलसीएम देखो आ रहा है 15, कुछ भी कैंसिल करने का जरूरत नहीं है। तो 3 + 2 + 4 मतलब हो रहा है 9/15। और इसका मतलब क्या होता है, इसको काट दिया तो 3 और 3/5, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। अभी हम लोग जो निकाला ना, ये पी ऑफ ई इक्वल टू ये वाला, ये पी ऑफ ई को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसको हम लोग थ्योरम में बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अभी ज़्यादा थ्योरम पढ़ने का जरूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, और बेकार में उसका टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, उसको अप्लाई करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा व्हाइट बॉल निकालने का। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा देखो, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग चूजन एट रैंडम एंड इट इज़ फाउंड टू बी व्हाइट। तुमने एक बॉल को उठाया रैंडमली, एक बैग को चूज करके, और उसके बाद जो बॉल आया वो व्हाइट है। एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने तुम्हें बता दिया, इट इज़ फाउंड टू बी व्हाइट। अभी वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बैग 2। मतलब वो बोल रहा है कि बॉल तो व्हाइट तुमने चूज कर लिया, अभी मुझे इतना बताओ कि वो वाला बॉल बैग 2 से ही आया है। क्योंकि देखो अभी तो एक चीज़ हम लोग के दिमाग में समझ में आ गया, क्या है, व्हाइट बॉल आने का चांसेस 3 तरीके से हो सकता है। बैग 1 से व्हाइट बॉल आ सकता है, बैग 2 से आ सकता है, बैग 3 से आ सकता है। अभी उन्होंने क्या पूछना है कि बॉल व्हाइट हो गया है, अभी तुम बताओ कि वो बैग 2 से आया। मतलब वो लोग कायदे से क्या पूछ रहा है, वो लोग पूछ तो यही रहा है कि बॉल तो व्हाइट हो गया है, मतलब नीचे तो ई बैठ गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम के हिसाब से, ऊपर में तुम्हें बैग 2 को लाना है, मतलब E2 पूछा जा रहा है यही, ठीक है, पी ऑफ E2/E। और इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला अगर ना याद करो तो ही अच्छा है। देखो इसमें मतलब इसमें नीचे क्या होगा, पी ऑफ E2 ई बैठेगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ई कितने तरीके से हो सकता है, पी ऑफ ई कितने तरीके से अचीव कर सकते हो, वो तो हम लोग ऑलरेडी बताया ना, 3/5, मतलब पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E/E1 प्लस पी ऑफ E2
इंटू पी ऑफ ई बाई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ई बाई थ्री। तुम तीन तरीके से व्हाइट बॉल चूज कर सकते हो, बट एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें फेवरेबल मेरे लिए है बैग टू से ले आना, मतलब ए वाला सेकंड टर्म, इसको बैठा दो ऊपर में। यही तो प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ ओएस क्या है अचीव करने का व्हाइट बॉल, और तीन तरीका है जो मैंने नीचे लिखा। और इसमें से हम लोग क्या चाहते हैं कि वो सेकंड बैग से आए, तो उसके ऊपर में डाल दो ना। अगर फास्ट बोलता तो फास्ट को डाल देते, थर्ड बोलता तो थर्ड को डाल देते, बस यही है कंसेप्ट, इतना ही तुमको करना है। अभी पी ऑफ ई टू क्या है 1/3, और पी ऑफ ई बाई टू क्या है, मतलब सेकंड बैग से व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो इधर सेकंड बैग से व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी 2/5, तो 1/3 इंटू 2/5। अभी इसका तो कैलकुलेशन मैं फिर से नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने निकाल लिया 3/5, तो 3/5। अभी देखो 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। बहुत ही एक अच्छा सवाल है जिसमें हम लोग कंसेप्ट को सीख लिए कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैंने इसमें एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज़ किया, मतलब डिफिकल्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ होगा जो तुम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जब भी आ जाता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ही मतलब ख़राब लगता है कि क्यों ये आ गया, बट कुछ एग्ज़ाम में अगर दे दिया तो क्या करोगे, इसलिए करना जरूरी है पहले, ठीक है। तो अभी देखो पहले क्वेश्चन को, सवाल को पढ़ो पहले। ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, मतलब तुम्हारे पास एक 52 कार्ड का प्लेइंग कार्ड है, उधर से एक कार्ड तुम्हारा गुम हो गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी क्लब्स। उसके बाद जो बाकी जो कार्ड्स हैं, मतलब 51 कार्ड, उधर से तुमने आग बंद करके 2 कार्ड को चूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद तुमने जब देखा तो देखा कि 2 क्लब का कार्ड है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द मिसिंग कार्ड इज डायमंड। अभी बोल रहा है कि जो कार्ड मिस हो गया है, जो तुमने लॉस्ट हो गया है, वो वाला कार्ड डायमंड का था, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो लोगों के मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको उतना कार्ड में अच्छे से आइडिया नहीं है, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले मैं कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब एक आसान तरीके से। देखो कार्ड, प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड रहता है 52, ठीक है। टोटल कार्ड कितना रहता है 52। इसको क्या बोलते हैं, ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, या बंडल ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ऐसा लिखा रहता है, या बंडल ऑफ कार्ड्स, समझ में आ जाना चाहिए तुमको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52। देखो इसका 4 स्वीट्स है, मतलब 4 टाइप्स का कार्ड होता है, तुम ऐसे मान लो। तो 4 टाइप्स का अगर कार्ड है और सभी कार्ड अगर इक्वल नंबर में होता है तो एक एक तरीके का कार्ड कितना होगा, 13 करके होगा। तो जो स्वीट्स है इसका नाम क्या है ये जानना पहले ज़रूरी है। पहला जो नाम है मान लो हार्ट, सेकेंड है डायमंड, थर्ड है तुम्हारा क्लब, और फोर्थ है मान लो स्पेड्स, ठीक है। तो 4 तरीके के मैंने कार्ड बताया। अभी देखो अगर हर एक तरीके का कार्ड सेम नंबर करके रहेगा तो एक एक कार्ड रहेगा 13 करके, क्योंकि 52/4 करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। और ये जो एक एक टाइप का कार्ड है ना, इसको स्वीट भी बोलते हैं, तो इस वर्ड को भी याद रखना। तो अभी देखो 13, 13, 13 और 13। इनमें से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हार्ट और डायमंड है दोनों सेम कलर का होता है, वो होता है रेड कलर का। और क्लाव और स्पेड जो होता है वो सेम कलर का होता है, वो होता है ब्लैक कलर का, ठीक है। कोई भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। अभी देखो हर एक स्वीट का मतलब, जैसे मान लो हार्ट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्ड्स है, हार्ट में जितना सारा कार्ड्स है डायमंड में एग्जैक्टली सेम सेम है, क्लाव में भी सेम सेम है और स्पेड में भी सेम सेम है, बट खाली अंतर जो है उसका कलर का और उसका जो मतलब जो उसका क्या बोलूँ सिग्नेचर है। मतलब जैसे मान लो जो हार्ट है उसमें एक हार्ट का पिक्चर रहता है, जो डायमंड है उसमें डायमंड का पिक्चर रहता है, जो क्लाव है उसमें भी एक अलग पिक्चर रहता है और स्पेड में भी अलग पिक्चर रहता है। तो मतलब चारों को देख कर हम लोग को समझ में आ जाता है कि 4 अलग अलग कार्ड है। एक तो कलर अलग अलग होता है दोनों कार्ड का, मतलब हार्ट और डायमंड में कलर तो सेम है बट दोनों का साइन अलग होता है। क्लाव और स्पेड में भी सेम बात है, ठीक है। अभी देखो जो 13 कार्ड है ना, क्योंकि देखो पिक्चर को देख, तुम्हें कोई पिक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब
जो हम लोग को मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है उसमें कोई पिक्चर का जरूरत नहीं पड़ता है, बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि हर एक स्वीट में 13 करके कार्ड रहेगा, तो 13 कार्ड का कैसे लिखा रहता है, मान लो ये देखने में तो ऐसा स्क्वायर होता है, तो मान लो अगर ये डायमंड का है तो इसमें एक ऐसा साइन रहता है और इस बीच में 1 लिखा रहता है, ऐसे गोल करके लिखा रहता है 1, ठीक है। तो ऐसे देखो 1 से 10 तक जो नंबर है, 1 तो नहीं लिखा रहता है सॉरी, मान लो कि 2 है तो 2 ऐसे लिखा रहेगा बीच में 2, तो ये हो गया डायमंड का 2। ऐसे हार्ट का भी 2 रहेगा और क्लाब का भी रहेगा, स्पेड का, सभी आइडेंटिकल कार्ड्स, ठीक है। ज़्यादा उसका कलर और साइन अलग होता है। अभी देखो जो नंबरिंग है ना 13 कार्ड्स, तो 1 से 13 अगर नंबर होता तो पूरा झंझट ही खत्म हो जाता, बट ऐसे नंबरिंग नहीं होता है। 2 से 10 तक मतलब 2 3 4, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10, ये सभी नंबर डायरेक्टली कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। जैसे मैंने 2 लिखा, ऐसे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे 10 तक हो सकता है। अभी जो बचा हुआ जो नंबर है ना 1 11 12 और 13, ये 4 नंबर डायरेक्टली कार्ड में लिखा नहीं रहता है। जो 1 नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं एस, ACES, ठीक है। इसमें एक, इसको हिंदी में टिक्का भी बोलते हैं। तो अगर ए ऐसा लिखा रहता है मतलब ए और ऐसे गोल लिखा रहता है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये 1 है। तुम लोग ऐसे इसको ट्रीट करो तो आसान हो जाएगा तुम लोगों को याद करने में। जो 11 है ना ये जैक होता है, इसको ऐसे मान लो, जो 11 है वो जैक होता है, इसमें जे लिखा रहता है, ठीक। और एक पिक्चर भी आता है इसका, इसके साथ एक पिक्चर भी है इसका। और जो 12 है उसको मान लो तुम्हें क्वीन है, ठीक है, एक क्वीन है। और जो 13 है वो मान लो तुम्हें किंग है। तो मैंने क्या बोला, 11 12 13, 4 कार्ड को तुमको अलग तरीके से याद रखना होगा कि जो 1 है वो है एस, 11 जो है वो है जैक, 12 है क्वीन और 13 है तुम्हारा किंग। इसमें से जो 3 है ना, किंग क्वीन और जैक, तीनों का पिक्चर लगा रहता है कार्ड के अंदर में, तो इसका एक फेस रहता है, तो इसीलिए इस 3 कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स, ठीक है। अभी देखो टोटल फेस कार्ड्स कितना होगा, एक एक स्वीट में अगर 3 करके फेस कार्ड रहेगा तो टोटल फेस कार्ड कितना होगा, 4 × 3 मतलब 12। टोटल टेक का कितना होगा, मतलब एस 4 होगा। टोटल जैक कितना होगा, 4 होगा। क्वीन कितना होगा, 4 होगा। हर एक कार्ड 4 करके रहेगा। अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम बताओ कि रेड कलर का क्वीन कितना है, 2 है। रेड कलर का किंग कितना है, 2 है। ब्लैक कलर का क्वीन कितना है, 2 है। ऐसे तो कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। ये मैंने कार्ड का एक तुम लोगों को डिटेल्स बता दिया, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकंड रुको, नहीं तो इरेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। चलो अभी आते हैं इस सवाल पर, ठीक है। देखो इसको अभी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज डायमंड। देखो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होता है कि वो उस स्टेटमेंट को वैलिड करने का। मतलब जो कार्ड मिसिंग है ना वो डायमंड भी हो सकता है, वो हार्ट भी हो सकता है, वो क्लाब भी हो सकता है, स्पेड भी हो सकता है। 4 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से नोट करेंगे कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि जो लिखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ठीक से नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं कि लेट E1 मिसिंग कार्ड इज हार्ट कार्ड। मतलब जो कार्ड मिस हुआ है वो तुम्हारा हार्ट का कार्ड है, ठीक है। E2 मिसिंग कार्ड इज फ्रॉम डायमंड, ठीक है। नंबर 3 E3 मिसिंग कार्ड इज क्लब, और नंबर 4 E4 मिसिंग कार्ड स्पेड। 4 ही तो हो सकता है ना, जो कार्ड लॉस हो गया है वो तो 4 का हो सकता है, आइदर डायमंड का या तो हार्ट का या तो क्लब का या तो स्पेड का। बात समझ में आ गया। अभी देखो जो सेकंड इवेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज फाउंड टू बी, सॉरी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी क्लब्स, इसको पहले हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ड्राइंग
2 कार्ड्स, सही, नॉट 2 कार्ड्स, 2 क्लब कार्ड्स, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि द कार्ड्स आर क्लब्स, 2 क्लब्स, क्लब्स ना लिख के क्लब लिखो, क्लब कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो हम लोग को करने के लिए बोला गया है, रिमेनिंग कार्ड्स। ओके, ये तो बोला गया ना कि हम लोग 2 कार्ड को सिलेक्ट किया और उसमें से 2 जो कार्ड है वो कार्ड दोनों ही तुम्हारा क्लब का होगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग एज्यूम किया। ठीक है, अभी एग्जामिनर तुमको क्या पूछ रहा है, जो कार्ड तुमने मिस मतलब लूज़ किए हो वो वाला कार्ड होगा डायमंड का। ओके, तो अभी देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन में तो पूछा यही है, पी ऑफ, हम लोग डायमंड को क्या लिए हैं, डायमंड के लिए E2, तो जो कार्ड लॉस हुआ है वो E2 है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में हुआ है ना, जब हम लोग जो कार्ड है, जो नेक्स्ट जो दोनों कार्ड हम लोग ड्रॉ किए हैं वो दोनों क्लब का है, मतलब E2/E, एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, P ऑफ E लिखेंगे ना, तो P ऑफ E क्या है, देखो P ऑफ E है तुम्हारा ड्राइंग 2 क्लब कार्ड्स फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, मतलब क्या है, पहले जो कार्ड मिस हुआ है कि मान लो वो हार्ट का हुआ है, तो P ऑफ E1, मैंने पहले तो हार्ट लिया था ना, हार्ट, तो P ऑफ E1 इंटू, अच्छा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके जगह में इसको बैठा रहा हूँ, सो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1, मैं बता रहा हूँ सब कुछ, पहले लिखने दो, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2, कुछ 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E/E3 प्लस P ऑफ E4 इंटू P ऑफ E/E4। अभी देखो बहुत सारे बच्चे को दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखा है, P ऑफ E1 का मतलब क्या है, तुमने जो पहले जो कार्ड लूज़ किए हो हार्ट का क्लब, हार्ट का है, तो अभी तुम लोगों के पास जो रिमेनिंग कार्ड है उसमें कितना है 51, और एक जो लूज़ हुआ है वो हार्ट से लूज़ हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, ऊपर में मैं अभी नहीं बैठा रहा हूँ कुछ, तो देखो P ऑफ E1 क्या होगा, जो एक कार्ड है तुम्हारा वो वाला कार्ड हार्ट का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये तुमको पहले निकालना होगा। तो हार्ट का होने का जो प्रोबेबिलिटी है, हार्ट का कितना कार्ड रहता है 13/52, मतलब बेसिकली 1/4, नेक्स्ट लाइन में 1/4 लिखेंगे, बट अभी के लिए 13/54। जो पहले जो कार्ड को तुमने लॉस किए हो वो वाला कार्ड हार्ट का होने का चांसेस क्या होगा 13/52, क्योंकि 13 हार्ट का कार्ड है और टोटल कार्ड है 52, तो 13/52। अभी उसके जब वो कार्ड हार्ट हो गया तब तुम्हारे पास टोटल कार्ड अभी कितना है 51, और उसमें तो डायमंड कितना है, क्योंकि डायमंड पूछा है ना, सॉरी क्लब कितना है, क्लब है तुम्हारा टोटल 13 ही होगा, क्योंकि कार्ड तो जो लॉस हुआ है वो तुम्हारा क्लब से, सॉरी हार्ट से हुआ है, तो क्लब का तो कार्ड सेम ही है 13 ही है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, जब भी 2 कार्ड चूज़ करना पड़ता है ना तो C आ जाता है, तो 13C2, और नीचे में क्या होगा, अभी कार्ड है 51C2। क्लियर। सिमिलरली अभी E2 का मतलब क्या है, जो कार्ड है वो तुम्हारा मिसिंग हुआ है डायमंड से, तो डायमंड से मिसिंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13/52 इंटू, अभी देखो क्लब तो सेम ही है 13 ही है, /51C2 प्लस, अभी नेक्स्ट मैंने क्या लिया था क्लब, E3 मतलब क्लब, तो अगर क्लब से मिस होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13/52 इंटू, अभी देखो अभी एक क्लब कम हो गया है तो ये 12 होगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस अभी अगर तुम्हारा स्पीड से जाएगा तो इसका भी तो सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, ये सेकंड पार्ट 13 ही होगा, क्योंकि क्लब तो सेम ही है, क्लब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 13C2/51C2। अभी देखो ऊपर में कौन बैठेगा, जो तुम्हारा फेवरेबल है, तुम क्या चाहते हो कि वो जो कार्ड लॉस हुआ है वो तुम्हारा डायमंड से हो, तो डायमंड वाला पार्ट को E2 का है उसको ऊपर में बैठा दो, मतलब इस फॉर्मूला में P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2 इसको बैठा दो, तो P ऑफ E2 क्या है 13/52
इंटू 13C2 बाई 51C2। ठीक है, अभी देखो पूरा इक्वेशन में इसका जो सॉल्यूशन पार्ट है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वाला पार्ट देखो सभी में कॉमन है, देखो नीचे से तो हम कॉमन ले सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग उड़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके साथ ये पूरा को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से सभी में प्लस है तो उसको कॉमन ले लेंगे तो वो चला जाएगा। तभी ऊपर में क्या बैठा है 13C2, अच्छे से देखो, बाई 51C2 डिवाइडेड बाई 13C2 बाई 51C2 प्लस 13C2 बाई 51C2 प्लस 12C2 बाई 51C2 प्लस 13C2 बाई 51C2। अच्छा, तुम लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ, तो दिखाया था एक लाइन, 13/52 और 13/52 मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों कट गया। जो मैंने ऊपर में काटा उसको फिर से दिखा दिया और एक बार। ठीक है, और अभी देखो इसमें तो और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो नीचे में बैठा है ये भी तो एलसीएम में आ जाएगा ना, सभी का एलसीएम सेम है तो ये भी तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा रहेगा इधर से 13C2 बाई 13C2 प्लस 13C2 प्लस 12C2 प्लस 13C2। तो बेसिकली इसका मतलब ये भी है 13C2, तो 3 बार 13C2 है, सो 3 इंटू 13C2 प्लस 12C2, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट 13C2 को डिवाइड कर देते हैं नीचे, तो 3 इंटू 13C2 बाई 13C2 प्लस 12C2 बाई 13C2। मैंने क्या किया, पूरा इक्वेशन को 13C2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर में तो कट के 1 हो जाएगा, नीचे में ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस और 12C2 क्या होगा 12 फैक्टोरियल। अच्छा, इसका NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, और इसका 13 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे लिखेंगे 1/3 प्लस 12 फैक्टोरियल, उसको मैं लिख सकता हूँ 12 फैक्टर। अच्छा, पहले इसको एक लाइन लिखो, 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल बाई 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 चला जाएगा। नेक्स्ट 1/3 प्लस 12 इंटू 11, अच्छा इसको मत खुलो ऐसे, तो इसको 12 फैक्टोरियल रहने दो। 11 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल और नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 13 को लिख सकते हैं 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो 12 चला जाएगा, 10 चला जाएगा, तो बेसिकली 1/3 प्लस 11/13, इसको एलसीएम करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा और 39 प्लस 11 मतलब होता है 50। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 13/50, अगर मैंने कुछ गलती नहीं किया तो। बट एक बार देख लेते हैं, 12C2 बाई 13C2 मैंने लिखा था इसमें, तो 12C2 को मैंने लिख दिया 13C2, नहीं थोड़ा सा तो गलती आई थिंक हुआ है क्या, नहीं मुझे जितना लग रहा है कि सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। 13 तो रह गया इधर नीचे, ऊपर में 11 भी रह गया, और 12 को तो हम लोग 12 नहीं कुछ भी गलत नहीं है, 11 में 13, तो इसका आंसर आएगा 13/50। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान सवाल था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसमें तुम्हारा लग रहा है क्या कॉम्बिनेशन, जब भी एक से ज़्यादा बॉल को चूज़ करना होता है या एक से ज़्यादा चीज़ को चूज़ करना होता है कार्ड्स को, तभी पिक्चर में आ जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर एक से ज़्यादा एक साथ में लेना है तो हम लोग को सी लगाना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग थियोरिटिकली नहीं पढ़ेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे हम लोग 3 सवाल मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। इस 3 सवाल में तुम लोग को पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तुम आगे क्वेश्चन सॉल्व भी अपने आप से कर पाओगे। तो बहुत ही शांति से वीडियो को देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये तीनों टर्म तुम लोगों के लिए न्यू है, जो लोग पहली बार ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, बट चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आगे आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा।
शांति से देखते रहो, ठीक है। ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, इतना तक किसी को समझ में नहीं आया जो लोग नहीं पढ़े हो। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हाँ ये तो हम लोग को पता है ना कि 3 कॉइन्स को अगर टॉस किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो मैं इस स्टेटमेंट में ध्यान दे रहा हूँ जो लास्ट में लिखा है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यही तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे कि अगर 3 कॉइन को हम लोगों ने टॉस किया तो उसमें जो आंसर आता है पहले हम लोग उस उस जो सैम्पल स्पेस है हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, ए इज इक्वल टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि देखो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पहले क्या होगा, इसको पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन टॉस मतलब 2 टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 3 मतलब आएगा 8, टोटल 8 सैम्पल स्पेस आएगा। तो इसको लिखता हूँ मैं H मतलब तीनों H, उसके बाद मान लो कि 2 टेल आया तो HTT, अब इसको घुमाओगे तो THT और TTH, इसका 3 ही हो सकता है ना। तो इसके बाद देखो मतलब इसमें 2 टेल है, अभी मैं 2 हेड लिखूंगा तो HHT, इसका भी T का प्लेस चेंज करूंगा, इंटरचेंज करूंगा तो HTH और THH, मैंने एक पैटर्न में लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखो और एक ही बाकी है, 3 6 और 1 7 हो गया, तो और एक ही बाकी है, वो क्या है, टेल टेल टेल, तो हो गया 8। तो देखो सैम्पल स्पेस लिखने में दिक्कत नहीं है, ये हम लोग को पता है। अभी देखो मैं नया क्या करूँगा, जो क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, इसका मतलब क्या है, ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर ऑफ हेड है ना, देखो थोड़ा सा शांति से देखो, जो पहला वाला है इसमें देखो ये जो इवेंट है इसमें नंबर ऑफ हेड क्या है 3, इसमें नंबर ऑफ हेड क्या है 1, इसमें नंबर ऑफ हेड क्या है 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 0। तो बहुत ही मतलब आराम से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ हेड है वो वेरी कर रहा है, जो मतलब कभी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है और कभी 3 आ रहा है। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 0 से कम नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हम लोग तो देख रहा है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो नंबर ऑफ हेड्स वेरी कर रहा है ना, इसको एक वेरिएबल से डिफाइन करूँगा, उसी का नाम होता है रैंडम वेरिएबल। ये वाला टर्म तुम लोगों के लिए नया है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। तो क्या लिखूँगा मैं नेक्स्ट, देखो लेट x से लिखूँगा इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर कुछ अलग तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रहेगा तो उधर जो पूछेगा उसके जगह मैं x को लिखूँगा। तो नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, ठीक है। तो अभी देखो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जस्ट मैं एक बार लिख देता हूँ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 2 3, यही हो सकता है। अभी देखो जब x का वैल्यू 0 है, मतलब नंबर ऑफ हेड जब 0 है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 0 नंबर ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, P ऑफ गेटिंग नो हेड्स, तुम्हें कोई भी हेड नहीं मिला, इसका क्या होगा, तो इसमें तो एक ही है ना सैम्पल स्पेस में, ये जो टी है ये वाला लास्ट, देखो इसको ये वाला, तो क्या होगा 1/8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 1, मतलब क्या है, P ऑफ गेटिंग 1 हेड। अभी तुम लोग देखो 1 हेड कौन कौन सा में है, इसको मार्क कर देते हैं, देखो कौन कौन सा है में है 1 हेड, इसमें है और तुम्हारा इसमें, सॉरी 1 हेड बोला ना मैंने, ये तो 2 हेड का मैंने मार्क कर दिया, ए वाला और ए वाला, ये तीनों में है। तो क्या होगा 3/8, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट P ऑफ एक्स इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
अगर 2 हेड होगा तो देखो 2 हेड कौन कौन सा में है, ए वाला में है, ए वाला में और ए वाला में है, 3 में है, तो 3/8, इसका भी 3/8। और पी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, पी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो इसमें क्या होगा, देखो 3 तो एक ही में है, जो स्टार्टिंग में लिखा है एच, तो 1/8। तो अभी तक मैंने जो भी किया है इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है जो तुम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। बट अभी देखो मैं क्या करूँगा, अभी एक टेबल बनाऊँगा और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो क्वेश्चन में पूछा है मैं अभी तक उसका कुछ भी आंसर नहीं लिख रहा हूँ, पहले ये चीज़ करना होगा, उसके बाद ही उस जो तीनों चीज़ पूछा है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टेबल में क्या क्या रहेगा, देखो इसमें रहेगा एक्स और पी ऑफ एक्स। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, देखो एक में होगा एक्स और एक में होगा तुम्हारा पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स के जगह में एक्स आई दे दो, क्योंकि एक्स कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, और इसको पी ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जब एक्स 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8। जब एक्स 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। जब एक्स तुम्हारा 2 है तब क्या है, 3/8। और जब 3 है तो 1/8। ये जो टेबल मैंने बनाया इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी देखो ये टेबल बनाने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट, वो क्या पूछा है, पूछा है मीन, ठीक है। ये मीन क्या होता है, इसके लिए पहले फॉर्मूला इसका जानना जरूरी है। तो इसका 2 नाम है, मीन और एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, ये दोनों सेम ही चीज़ है, जस्ट नाम अलग अलग है। अच्छा, इसको म्यू से लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, याद रखना, समेशन xi इंटू पी आई, ठीक है, समेशन xi इंटू पी आई। अभी देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, देखो पहले xi मतलब क्या है, मतलब इसको ऐसे x1 0, पहले xi क्या है 0, उसका करस्पॉन्डिंग पी आई क्या है 1/8 प्लस अभी 1 है इंटू, अच्छा ये जो पी ऑफ एक्स आई है इसको पी आई भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है। तो 1 इंटू प्लस 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। इसका मतलब ही होता है x1, इसमें जैसे है देखो x0 p0, अगर इसको हम लोग x0 बोलेंगे तो इसको p0 बोलेंगे, प्लस x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। अगर और भी रहेगा तो उसको भी लिखना होगा, बस इसमें तो 4 ही है तो x3 p3 तक लिखेंगे। तो अगर 3 होगा तो 1/8। अभी इसको ऐड कर दो, पहला तो 0 है और उसके बाद देखो सभी का एलसीएम तो 8 ही है, तो 3 प्लस 6 प्लस 3 मतलब हो गया 12/8 मतलब 4/3, ठीक है। तो सॉरी 3 इसका क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, सॉरी 4 से कटोगे तो क्या आएगा 3 और 2, तो आंसर क्या आएगा मीन का 3/2। तो इतना ही सिंपल है। तो तुम लोग को क्या करना होगा, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसको याद रखना होगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मीन हम लोगों ने निकाल लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, वेरिएंस। देखो इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, सिग्मा थोड़ा सा मेरा 6 जैसा है, बट तुम लोग जैसे लिखना चाहते हो लिख लेना, तो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अभी देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है समेशन xi स्क्वायर पी आई माइनस समेशन xi पी आई इसका होल स्क्वायर। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन xi स्क्वायर पी आई माइनस म्यू स्क्वायर। अच्छा, जो म्यू है ना इसको हम लोग कभी कभी ई ऑफ एक्स से भी लिखते हैं, क्योंकि ये भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला ना एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए इसको ई ऑफ एक्स से भी लिखते हैं। अभी देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0 स्क्वायर
इंटू 1/8 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/8 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/8, यही तो है ना। और म्यू क्या निकाला हम लोगों ने 3/2 उसका होल स्क्वायर, तो ये आना चाहिए। अब इसको खोल दो तो 0 प्लस ये तो 3/8 ही रहेगा, ये 12/8 हो जाएगा और ये 9/8 होगा और ये तुम्हारा 9/4 होगा। तो इसका एलसीएम कर दो 8, तो 3 प्लस 12 प्लस 9 माइनस 18, ठीक है। तो देखो 24 माइनस 18 मतलब 6/8, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3/4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3/4, इसको काटो 3 और 4 से, तो 3/4 हो गया तुम्हारा जो वेरिएंस है इसका आंसर। फॉर्मूला क्या याद रखना होगा, ए वाला, आइदर इसको या तो इसको, किसी एक को याद रखो, मतलब इसमें और लगाया था मैं और, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरिएंस भी हो गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये बहुत आसान है। स्टैंडर्ड डिविएशन तो सबसे आसान होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, और जिसका आंसर है रूट ओवर वेरिएंस, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अगर वेरिएंस है तो सिग्मा तो रूट ओवर वेरिएंस ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा √3/4 मतलब √3/2, बस इतना ही है, यही होगा आंसर। और तुम लोगों को ये फार्मूला को याद रखना होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला को याद रखना होगा। तो 3 चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी रैंडम वेरिएबल का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है, 2 या 3 मार्क का। तो देखो, इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है, और तुमको पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक पूछा और इसका वैल्यू पूछा, ठीक है। तो पहले 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इधर कि देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है ना, ये तो एक्स का वैल्यू है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। तो कभी भी किसी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहले तो तुम लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लो कि ईच PI ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये नंबर 1। और नंबर 2, अगर तुम पूरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसका जो सम प्रोबेबिलिटीज़ है सबको अगर ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1, ये आना ही है, ठीक है। I = 1 to n, मान लो कि 1n तक वेरी कर रहा है, तो ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है ये हमेशा वैलिड है। तो ये दोनों को याद रखना होगा तुम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अभी इधर देखो। तो जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करके के का वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बना रहा हूँ इधर। तो देखो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर मैं इस प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज़ कर रहा हूँ तो उसको लिख देना एग्जाम में, उसके बाद ही लिखना इधर से इधर। नेक्स्ट देखो, अगर इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 9k स्क्वायर, 9 नहीं 10k स्क्वायर, देखो अच्छे से, प्लस 3k to 5k 3 8k और 1k 9k। और इस 1 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक बनाऊँगा, मुझे k चाहिए। तो देखो इसका 2 ही फैक्टर है, तो इसको लिख सकते हैं 10k - k - 1 इक्वल टू 0। इधर से अगर मैंने 10k को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा k + 1, -1 कॉमन ले लेते हैं तो k + 1 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर आ गया, 10k - 1 और k + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो सकता है, इधर 10k - 1 इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू 1/10 और k + 1 इक्वल टू 0 मतलब k इक्वल टू -1। तो 2 आंसर आना चाहिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, k इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर इधर मैं k इक्वल टू -1 बैठा दिया तो p ऑफ x इक्वल टू 1 जब है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। और जो 2k है इधर भी माइनस आ जाएगा, -2 × 1 मतलब -2, मतलब ऐसे
3 में भी आ जाएगा नेगेटिव और 4 में भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए किसी भी प्रोबेबिलिटी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, तो इसलिए k इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिसका आंसर क्या होगा, ओनली आंसर होगा k इक्वल्स टू 10। क्लियर, बात समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, इवेलुएट p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या है, देखो अगर किसी भी जगह में ऐसे पूछेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 6 हो सकता है प्लस x का वैल्यू 7 हो सकता है। देखो इधर किधर कितना तक है, इधर पर देख लो 7 तक ही है ना, तो 6 और 7 दोनों ही हो सकता है। अगर और भी रहता 8, 9, 10 ऐसा रहता तो उसको भी ऐड कर देते। ठीक है, तो p इक्वल टू x इक्वल टू 6 होता और x इक्वल टू 7 होता। 6 में क्या है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 2k² और 7 में क्या है 7k² प्लस k, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9k² प्लस k। अभी k के जगह में वैल्यू बैठा दूँ, k क्या आया 1/10 मतलब 1/100 प्लस 1/10, इसको एलसीएम कर दो तो 100, 9 प्लस 10 मतलब आ गया तुम्हारा 19/100। ठीक है, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका आंसर यही है। अगर मान लो ऐसा पूछता कि 2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता x इक्वल टू 3, क्योंकि 2 तो नहीं हो सकता, x इक्वल टू 4 ये दोनों होता, तो x इक्वल टू 3 में आंसर क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लो, 3 में था 2k और 4 में था क्या 3k, तो इसका आंसर होता 5k और इसका मतलब यह 5/10। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है ऐसा। अगर मान लो कि इसको ऐसे पूछता कि p x लेस देन 5, तो इसका आंसर क्या होता p ऑफ x इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट है ना सॉरी, तो x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके भी आंसर निकल जाता, या तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते 1 माइनस p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका भी आंसर सेम आता, मतलब 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 7, ये तीनों को ऐड करते 1 से माइनस कर देते तो आंसर सेम आता। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको भी मैंने दिखा दिया। चलो आते हैं आज का क्लास का लास्ट सवाल पर, हम लोग बहुत देर से डिस्कशन कर लिए, चलो आज का क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, इन ए गेम 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ए पर्सन इज पेड ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड्स। ठीक है, अगर मान लो कि ऑल हेड्स और ऑल टेल्स, अगर 3 कॉइन को टॉस करने के बाद अगर सब हेड या सब टेल आ जाता है तो उसको ₹5 मिलेगा। एंड ही इज सपोज टू पे ₹3 इफ़ ही गेट्स 1 हेड और 2 हेड, अगर उसको 1 या 2 हेड मिलता है तो उसको ₹3 देना पड़ेगा सामने वाला को। व्हाट कैन ही एक्सपेक्ट टू विन ऑन एन एवरेज पर गेम, मतलब वो पूछ रहा है कि वो पर गेम में एवरेज कितना पैसा मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एक्सपेक्टेशन का मैंने मतलब समझाया था कि एक्सपेक्टेशन और मीन दोनों सेम होता है। तो क्वेश्चन में तुमको तो डायरेक्टली मीन नहीं पूछा बट एवरेज पूछा ना, एवरेज पर गेम, तो एवरेज क्या होता है वो मीन ही होता है। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला, फाइनली मीन निकालने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो अभी देखो पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुमको क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका सैम्पल स्पेस पहले लिख लो, एस क्या होगा, तो केस क्या हो सकता है मैंने तो पहले ही बता दिया, हेड हेड हेड, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच टी, एच टी एच और एच, ये तो हो गया टी एच और टी 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 एच सैम्पल स्पेस मैंने पहले क्वेश्चन में भी लिखा था। ठीक है, टोटल 8 सैम्पल स्पेस होगा। अभी देखो उसको ₹5 मिलेगा कब, जब उसको आइदर सारा हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, मतलब ₹5 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा। अच्छा उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि जैसे मान लो लेट x इक्वल टू नंबर
ऑफ रुपीज़ द पर्सन गेट्स, ठीक है। और एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देखो उसको 5 रुपये मिलेगा तो उसको लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो +5 होगा। एंड -3, क्योंकि उसको देना पड़ रहा है ना, उसको लॉस हो रहा है, तो एंड -3, ठीक है। तो ये दो ही हो सकता है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको बना लिया तो बाकी क्वेश्चन तो बन जाएगा। इसमें एक्स का वैल्यू में थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, एक्स क्या होगा, तो एक्स क्या हो सकता है, इधर +5 जब उसको पैसा मिलेगा, और जब उसको देना पड़ेगा तो नेगेटिव होगा -3, ठीक है। तो इधर एक्स और इधर क्या है, PI, इसको XI भी लिख सकते हो। तो देखो जब एक्स का वैल्यू है 5 रुपया, मतलब उसको जब 5 रुपया मिल रहा है, तब दोनों इधर तीनों हेड आया या तो तीनों टेल आया, ऐसा कितना कॉम्बिनेशन है, 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/8 या तो 1/4, दोनों सेम ही है। और उसको जब -3, इसको थोड़ा सा कैंसिल करके हम लोग 1/, मतलब इजी होगा कैलकुलेशन, 1/4 भी लिख सकते हैं। और -3 का मतलब क्या होगा, बाकी जो उसमें क्या होना, आइदर तुमको क्या आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ ही गेट्स 1 हेड और 2 हेड्स, देखो 1 हेड और 2 हेड कितने में है टोटल, बाकी 6 में ही तो है ना, इधर 1 हेड आएगा या तो 2 हेड आएगा, तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा 1 हेड और 2 हेड, मतलब देख लो 1 हेड है इसमें, अच्छा कलर चेंज करके मैं देता हूँ, इसमें है और इसमें है, 3 में है 1 हेड, और या तो तुम्हारा 1 हेड और 2 हेड्स किस में है, 1 2 3, ठीक है। टोटल 6 में है, मतलब 6/8, तो 6/8 का मतलब क्या होता है, फिर से कलर मैंने चेंज किया, फिर सेम रह गया, देखो 6/8 = 3/4, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो हम लोगों को मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एवरेज, मतलब मीन। तो मीन का फार्मूला क्या था, समेसन XI PI, तो 5 × 1/4 प्लस -3 × 3/4, तो 4 होगा LCM, तो 5 - 9 है ना, तो मतलब -4/4, मतलब आ रहा है -1। इसका मतलब समझते हो क्या, इसका मतलब है कि उसको हर एक गेम में ऑन एन एवरेज 1 रुपया उसको लॉस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ही लूजेस ₹1 पर गेम, ठीक है। ये तुम्हारा है आंसर लाइन। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कुछ और लैंग्वेज में थोड़ा सा डेटा चेंज करके दे सकता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे बोला था, पूरा प्रोबेबिलिटी मैंने कंप्लीट कर दिया, एक बहुत ही बड़ा मॉड्यूल था ये, और मैंने बहुत ही मतलब इसको धीरे धीरे कंप्लीट किया, कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी आई थिंक अभी आ जाएगा, मतलब वो कर पाएगा एग्ज़ाम में। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में लिखा था, हाँ ये चारों पार्ट मैंने कंप्लीट किया, 4 नहीं 5, तो ये 5 पार्ट मैंने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया। अभी तुम लोगों को काम है कि इसको देखो, और इसको देखने के बाद अपने कॉपी में लिखो, देख के मत चले जाना, क्योंकि देख के मैथ्स में कुछ नहीं होता है, तुमको अपने हाथ से इसको करना है, ठीक है। जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको लिखना होगा, तभी तुम एग्ज़ाम में कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधा बात है, ठीक है। तो और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम लोग अभी शांति से घर में पढ़ो और इसको प्रैक्टिस करो, और बाकी सारा क्वेश्चन भी बनाओ, ठीक है। जो बाकी सारा वीडियो में मैंने डाल दिया, जैसे मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने एक मतलब वीडियो में दिया था कि जो ISC का जो तुम लोग मतलब 2024 मतलब इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है
उसमें 2-3 सवाल तो एग्जैक्टली मेरा मतलब वीडियो से आया है, एग्जैक्टली वही सवाल पूछा है, मतलब डेटा भी सेम है। तो ऐसे तुम लोगों को भी आ सकता है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट देकर देखना, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अभी वीडियो देखने का ज़रूरत बहुत से स्टूडेंट को होगा। बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ले आने के लिए अभी वन शॉट वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू।